नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का बेनीवाल एकेडमी पर। आज हम करेंगे भारत की जलवायु। भारत की जलवायु से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको विस्तार से हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। पीछे जो क्वेश्चन छूट जाएंगे उनको हम दूसरी क्लास में लेके आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इसी क्लास में सारे क्वेश्चन समाप्त करने की, पर कोई क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रह जाएंगे उनको हम अलग क्लास बना कर ले लेंगे। तो आज की टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है भारत की जलवायु। पिछले 4 टॉपिक में हमने कर लिया था भारत की स्थिति विस्तार, भौतिक प्रदेश। पिछले वीडियो में हमने किया था भारत का तंत्र। आज हमारा मेनली फोकस होगा उस पे जो है भारत की जलवायु। अब हम थोड़ी सी देखते हैं, मोटी मोटी जानकारी लेते हैं कि भारत की जलवायु किस टाइप की होती है। तो भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ये उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों है, तो अपन देखते हैं एक ग्लोब पर। ग्लोब पर देखने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा ग्लोब, ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा एंड ये मकर रेखा। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों है, तो भारत कहीं यहीं कहाँ पड़ता है, यानी कि विषुवत रेखा के पास पड़ता है। विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होने के कारण, विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होने का कारण भारत की जलवायु को क्या कहा गया है, उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा गया है। तो अपन इतना देख लेते हैं एक बार कि भारत की जलवायु किस टाइप की होती है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। क्यों होती है, क्योंकि भारत का अधिकांश हिस्सा या उत्तर का हिस्सा कहाँ पे आता है, तो विषुवत रेखा पर आता है, जहाँ पे सूर्य की किरणें साल भर क्या करती है, लंबवत चमकती है। लंबवत चमकने के कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तापमान होता है, यानी कि उच्च तापमान, और प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर होता है, यानी कि निम्न दाब होता है। इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो अपन पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। कोपेन का वर्गीकरण जो अब 2 स्लाइड छोड़ के देखेंगे कितने टाइप में विभक्त किया था कोपेन साहब ने। 5 टाइप में क्या किया था, विभक्त किया था किसको, जलवायु को, कोपेन साहब ने। तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है कोपेन जी के अनुसार, तो ये तमिलनाडु के कोरामंडल तट पर ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोरामंडल तट यहाँ पे आएगा तमिलनाडु में, और ये एएस टाइप की क्या होती है, जलवायु होती है कोपेन जी के अनुसार। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेशों के संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है कोपेन जी के अनुसार, बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके क्या है, सम्मिलित है, यानी कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वो कौन का स्टेटमेंट सही है, उष्णकटिबंधीय सुहाना प्रकार AW कोरामंडल में AS टाइप की पाई जाती है। अभी हमने देखा था पिछला क्वेश्चन कि AS टाइप की जलवायु पाई जाती है कोरामंडल तट पर, तो ये गलत हो गया। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, अर्ध शुष्क स्टेपी टाइप की। ध्रुवीय प्रकार की कहाँ पाई जाएगी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या होती है, अत्यधिक ठंड होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। कभी कभी तो यहाँ पे बर्फबारी भी देखने को मिलती है। तो ये रहा अपने अरुणाचल यहाँ पे प्रदेश, ये तो यहाँ पे ध्रुव आ जाते हैं, यानी कि पोलर रीजन आ जाते हैं। तो इसको क्या कह जाते हैं, ध्रुवीय प्रकार की जलवायु ये कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में। तो 2 और 3 कथन क्या है आपके, बिल्कुल सही है। तो हम देख लेंगे अब कोपेन जी के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। ई टाइप की ध्रुवीय है ना, ई टाइप की ध्रुवीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, पोलर रीजन में, यानी कि ध्रुवीय रीजन में ई टाइप की जलवायु पाई जाती है। तो
HW कहाँ पे पाई जाएगी आपके, जहाँ पे गर्म मरुस्थल होगा, यानी कि थार का मरुस्थल है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या पड़ता है, तापमान पड़ता है, उसी रीजन में BWHW की जलवायु पाई जाएगी आपके। BSHW यानी कि थोड़ा सा नीचे थार के मरुस्थल से आ जाएंगे, बाड़मेर, बीकानेर, अपने ये राजस्थान के संदर्भ में है, बाड़मेर, बीकानेर टाइप। तो अपन भारत के संदर्भ में देखते हैं तो राजस्थान आधा हिस्सा, पंजाब, हरियाणा, तो इसमें क्या पाई जाएगी, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु यानी कि BSHW जलवायु पाई जाएगी। शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून कहाँ पाया जाएगा, CWG प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाएगी, MP हो गया, UP हो गया अपने, तो इस क्षेत्रों में कौन सा प्रकार की पाई जाएगी, CWG प्रकार की पाई जाएगी। उष्ण कटिबंधीय सुहाना वन AW प्रकार की यहाँ पे पाई जाएगी, जहाँ पे महाराष्ट्र आ जाएगा आपका, आंध्र आ जाएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP, इन सब में कौन सी प्रकार की पाई जाएगी, आपके AW प्रकार की पाई जाएगी। BSHW वापस आ जाएगी यहाँ पे, कहाँ पे, केरल के यहाँ पे, कर्नाटक वगैरह में क्या आ जाएगा, BSHW टाइप की यानी कि अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु पाई जाएगी। AMW कहाँ पाई जाएगा, केरल में पाई जाएगा। और AS टाइप कहाँ पाया जाएगा, हमने पहले ही क्वेश्चन में कर लिया था कि कोहरामंडल तट पर पाई जाएगी AS टाइप की। DFE शीत आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाएगी, ये कौन सा क्षेत्र है आपका, ये क्षेत्र हो गया सेवन सिस्टर का क्षेत्र हो गया, सेवन सिस्टर का हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया। तो इन क्षेत्रों में कौन सी प्रकार की पाई जाएगी, तो DFE प्रकार की पाई जाएगी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका क्षेत्र संबंधी देख लीजिए, ये आपके काफ़ी काम आने वाली इंफॉर्मेशन है। और ये काफ़ी स्टेट्स PCS प्लस UPSC में कथन बनाकर इनसे सवाल पूछ लिया जाता है, और स्टेट्स के एग्जाम में तो ये घूम फिर कर हर साल आती ही आती है। तो क्वेश्चन आगे क्या कहता है, भारत के किन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो आपको ऐसे क्षेत्रों का नाम बताना है जिनमें 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो इनमें पूर्वी राजस्थान में तो सदाबहार है, यहाँ पे धौलपुर हो गया, उधर भरतपुर, वो कौन से क्षेत्र में आ गए, अपने पूर्वी क्षेत्र में आ गए, तो उनमें वर्षा पर्याप्त हो जाती है। लद्दाख में बहुत ही कम वर्षा होती है क्योंकि ये पूरा शीत मरुस्थल है, यानी कि ठंडा मरुस्थल होता है, कौन सा, लद्दाख। तो इनमें बारिश 50 सेंटीमीटर से कम होती है। पश्चिमी राजस्थान थार का मरुस्थल हो गया, बीकानेर ले लो, बाड़मेर ले लो, ये सारे कौन से है, शुष्क प्रदेश है, यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है। तो 2 और 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इनमें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। भारत के किन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है, तो 200 या 200 से अधिक वर्षा होने वाले क्षेत्र कौन से हैं आपके, तो कोहरामंडल तट नहीं होगा, यहाँ पे 200 से कम वर्षा होती है। ये लौटते हुए मानसून में वर्षा होती है केवल, इसमें पश्चिमी घाट हो जाएगा। ये भारत के संदर्भ में पश्चिमी घाट कहाँ रह जाता है, यहाँ पे केरल हो गया, मुंबई, कर्नाटक वगैरह, ये कहाँ आ जाते हैं, पश्चिमी घाट में आ जाते हैं। तो उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र, तो ये उप हिमालयी क्षेत्र रीजन हो जाता है। मेघालय हो गया, शिलोंग हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब किस में आएंगे, उप हिमालय क्षेत्र में। और मेघालय की पहाड़ियों में तो सदाबहार वन वर्षा होती ही रहती है, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे बरसात होती रहती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है भारत के संदर्भ में, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो 1, 3, 4 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ स्थानीय तूफानों और उनसे लाभान्वित फसलों के संदर्भ में कौन से युग्म सम्मिलित है। तो आपको बताना है कि कुछ तूफान आते हैं स्थानीय क्षेत्र में, जैसे आम्रवर्षा,
कहाँ होती है, फूलों वाली बौछार कहाँ होती है, और काल बैसाखी कहाँ होती है। तो आम्र वर्षा आम से संबंधित होती है, बिल्कुल सही है। फूलों वाली बौछार कौआ, यानी कि फूलों वाली बौछार कहाँ हो, किसके लिए लाभान्वित करती है, तो कौआ के फूलों के लिए यानी कि लाभान्वित होती है। काल बैसाखी चाय या पटसन के लिए क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है बरसात वो। तो हम देखेंगे कि आम्र वर्षा होती कहाँ पे है, तो आम्र वर्षा होती है कर्नाटक एंड केरल में। ये आप लिख लेना, कर्नाटक एंड केरल में कौन सी वर्षा होती है, तो आम्र वर्षा होती है। फूलों वाली बौछार कहाँ होती है, केरल के निकटवर्ती क्षेत्र में क्या होती है, फूलों वाली बौछार होती है। जो कौआ नामक फूल होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। काल बैसाखी कहाँ होती है, ये तो बहुत ही सिंपल, और हर बार पूछते हैं कि काल बैसाखी कौन से क्षेत्रों को लाभान्वित करती है, तो असम एंड पश्चिम बंगाल को क्या करती है काल बैसाखी। चाय और पटसन की खेती की जाती है, चाय के लिए काल बैसाखी बरसात बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है, यानी कि अपना भूमिका निभाती है। ये कहाँ होती है, ये पश्चिम बंगाल और असम में होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में सत्य है, तो आपको बताना है कि ग्रीष्म यानी कि गर्मियों के संबंध में कौन सा कथन है, बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। तो भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर बढ़ता है, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये तटों से भीतर की ओर बहता है। क्या होता है, उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की तरफ नहीं बहता है। ये उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर कहाँ किस तरफ बढ़ता है, तटों की ओर बढ़ता है। तटीय क्षेत्र कौन से हो गए, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, तो इनकी तटों के समांतर बहता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। भारत के उत्तरी पश्चिम में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू चलती है, यानी कि ICTZ। इसके कारण क्या होती है, दोपहर के बाद क्या होती है, उत्तर पश्चिम में भारत में लू चलती है। लू राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शुष्क हवाएं इधर उधर, यानी कि पश्चिमी राजस्थान यहाँ कह लो, पंजाब कह लो, हरियाणा कह लो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्म हवाएं चलती है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। प्रायद्वीपीय भारत के प्रायद्वीपीय मतलब ही क्या होता है, तीनों साइड पानी से ढका हुआ होता है। इनके तीनों तरफ, एक तरफ हो गया हिंद महासागर, एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर, तो इनके कारण क्या होता है, तापमान बहुत ही कम होता है। तो B एंड C स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपका। भारतीय उपमहाद्वीप शीत ऋतु के विशेषताओं में नीचे दिए गए कथनों के पर विचार कीजिए। अभी हमने कौन सी ऋतु देखी थी, ग्रीष्म ऋतु। अभी हम देखेंगे शीत ऋतु। शीत ऋतु के संबंध में कौन से कथन आपके असत्य है, उधर सत्य देखे थे, अभी असत्य देखेंगे। शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में तापांतर अधिक होता है तथा उत्तर पश्चिम में कम होता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में तापांतर क्या होता है, कम होता है, तथा उत्तर पश्चिम में बहुत ही ज़्यादा तापमान होता है। यहाँ पे यानी गंगा का मैदान हो गया, इनमें बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, तापमान होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है, तो बिल्कुल सही है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। ये हम जब पवनों को करेंगे तब हम विस्तार से पढ़ेंगे कि व्यापारिक पवनें क्या होती है, पछुआ पवनें क्या होती है और ध्रुवीय पवनें होती क्या है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाली चक्रवाती विक्षोभ से प्रभावित होती है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो स्टेटमेंट ये गलत है आपका। शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के प्रमुख के कारण हैं। उत्तर भारत में ठंड के समय अधिक ठंड पड़ने के क्या कारण हो सकते हैं, तो समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होता है, समुद्र से बहुत ही दूर स्थित होता है, इसलिए होता है। एक तो उत्तरी पूर्व मानसूनी पवनें बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होती है, पवनों से क्या लेना देना ठंड का। निकटवर्ती क्षेत्रों से श्रेणी में हिमपात होता है,
तो उत्तरी हिमालयों में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हिमपात होता है, यानी कि वर्षा होती है, ओले वाली वर्षा, या हम कह सकते हैं हिम के रूप में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ भी होता है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे आ जाता है अपना मावट हो जाता है, तो यहाँ पे सर्दी अत्यधिक बढ़ जाती है। तो 1, 3 और 4। उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें नहीं होती है इसमें, समुद्र के समकारी प्रभाव, निकट श्रेणी में हिमपात और पश्चिमी विक्षोभ 1, 3, 4। शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेश में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस सागर या महासागर में स्थित होते हैं? यह रहा गोदावरी, ये कृष्णा नीचे और ये कावेरी हो गई। इनमें आने वाले चक्रवात कौन से सागर से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं? तो ये अंडमान है ना, अंडमान सागर से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जो चक्रवात कहाँ आते हैं, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेश में। कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? कार्तिक मास में उष्मा पड़ती है ना, उसका संबंध किससे होता है? तो ये होता है मानसून के निवर्तन से, यानी कि लौटते हुए, निवर्तन का मतलब होता है लौटते हुए मानसून के कारण वहाँ पे क्या हो जाती है, उष्मा अधिक हो जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि वापस जाना, मानसून का लौटना के प्रमुख कारण क्या होता है? तो यहाँ पे सूर्य का दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, यानी कि सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ने लग जाता है, तो इसका क्या हो जाता है, मानसून वापस लौट जाता है। तमिलनाडु में वर्षा होती है, तमिलनाडु में वर्षा किस प्रकार होती है? तो उत्तर पूर्व मानसूनी पवनों द्वारा होती है। ये उत्तर पूर्व पवना आती है ना, उनसे क्या होती है, तमिलनाडु में वर्षा होती है। ये लौटते हुए मानसून में होती है केवल। भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा मिलती है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा कहाँ मिलती है? तो ये गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में क्या मिलती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा। तो ये देखना, अब वो बंगाल की ये दिख रही है आपको, ये बढ़ रही है हवाई, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ये कहाँ मिलेगी, ये गंगा के उत्तर पश्चिमी भाग में ही क्या मिलेगी, इनकी शाखा मिल जाएगी। भारतीय मानसून के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब मानसून के संबंध में क्या कथन दिए हुए उन पर आपको विचार करना है और सही कथन का क्या करना है, चयन करना है। तो मानसूनी पवनें नियमित पवनें होती है? तो बिल्कुल नहीं होती, यहाँ पे नियमित नहीं होती है। कभी भी मानसून की पवनें आ सकती है, ये इनका समय क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। भारत में वर्षा लाने वाला एकमात्र तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा है। तो बिल्कुल गलत है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से उठने वाली हवा का परिणाम होता है मानसून। भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहले वर्षा तथा मानसून की वापसी की सबसे बाद में वर्षा होती है। तो बिल्कुल करेक्ट है, भारतीय द्वीपों पर लौटते मानसून से भी वर्षा होती है और जाते टाइम भी वर्षा होती है। तो इसमें स्टेटमेंट 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है, केवल 3 है ना। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए निम्न में किसे जिम्मेदार माना जाता है? तो मानसून का फटना, यानी कि मानसून फटता है, उसके लिए कारण क्या होता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह, यानी कि ITCZ, इसका प्रमुख कारण होता है। फटने को क्या कहते हैं, अचानक ज़्यादा वर्षा हो जाती है। कुछ क्षेत्रों में क्या हो जाता है, अचानक ज़्यादा बरसात होने लगती है और वो चलती रहती है, उसको क्या कहते हैं अपन, मानसून का फटना कहते हैं। यानी कि टंकी की फटने की तरह होता है कि टंकी में ज़्यादा पानी आ गया तो वो क्या कर जाएगी, फट जाएगी। ऐसे ही मानसून होता है, जो क्या होता है अचानक बरसात कर देता है, यानी कि असमय घटना होती है, सडन रेन हो जाती है ना, उसको क्या कहते हैं अपने, मानसून का फटना कहते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है? भारतीय जलवायु को कौन सा है ना इनमें कारक है जो प्रभावित करता है? तो इनमें एल नीनो भी हो गया, पश्चिमी जेठ धारा भी हो गया और तिब्बत का पठार भी हो गया। ये एल नीनो होता क्या है? एल नीनो होता है एक प्रभाव होता है जो समुद्र का सामान्य से थोड़ा अधिक तापमान क्या करता है, बढ़ा देता है। एल नीनो आता है तब समुद्र के तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये पेरू के तट के निकट देखा जाता है अपने को। ये पेरू का तट रहा, इसमें देखा जाता है कि यहाँ पे ठंडा होता है। पेरू की धारा क्या होती है, ठंडी धारा होती है। एल नीनो आने के कारण यहाँ के सतह का तापमान क्या हो जाता है, 1 या 2 डिग्री बढ़ जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, एल नीनो। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत घर्त व निम्न दाब का क्षेत्र होता है। तो बिल्कुल ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है। सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ ये उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। तो ये सी होगा, अपन आगे डायग्राम की मदद से देखेंगे। तो ये ITCZ होता है, ये क्या होता है, अपन जेट होता है, यानी कि यहाँ पे पवनें क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा तेज चलती है। तो इसका इस पे है ना प्रभाव किसका होता है, सूर्य का होता है। जब सूर्य यहाँ पे उत्तर की तरफ चमकता है तो ये उत्तर की दक्षिण की तरफ खिसक जाता है, और दक्षिण की तरफ चमकता है तो ये यहाँ पे खिसक जाता है। तो इसका प्रभाव भारतीय मानसून पे बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। ये देख लीजिए आप किस तरह पवनें चल रही है। ITCZ हो गया, ये पोलर जेट हो गया, पोलर जेट, सब ट्रॉपिकल जेट हो गया, ट्रोपोपोज यानी कि शोभ मंडल में चलता है, शोभ सीमा पर। ये पवनें तिब्बत के पठार के समांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। तिब्बत की उच्च भूमि इन पवनों के प्रवाह के मार्ग में अवरोधक का काम करती है। तिब्बत की भूमि क्या करती है, अवरोधक का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक इधर बढ़ जाती है, एक इधर बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में तथा दूसरी हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। ऐसी कौन सी प्रवाह है जो हिमालय के समांतर बहती है और तिब्बत के पठार के टकराने के बाद 2 हिस्सों में बट जाती है? एक तो तिब्बत के पठार के उत्तर में चली जाती है और एक दक्षिण में चली जाती है। तो ये जेट प्रवाह होती है जो यहाँ से आती है हिमालय के प्रवाह से, ये तिब्बत के पठार से टकराती है, 2 शाखाओं में बढ़ती है, एक इधर चली जाती है और एक इधर चली जाती है, उसको जेट प्रवाह कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में आपको बताना है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैस्पियन सागर से नहीं उत्पन्न होकर ये किससे होता है, भूमध्य सागर से होता है। तो एक स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 2 बार हो गया, ये भी 2 बार है। निम्नलिखित में कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो उत्तर पश्चिम भाग में होने वाली वर्षा का कारण कौन होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ होता है। जब मावट के रूप में वर्षा होती है उत्तर पश्चिमी यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग में, यानी कि यहाँ पे राजस्थान के मान लो, या अपन भारत के संदर्भ में देखते हैं तो यहाँ पे राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में यहाँ पे क्या होती है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। भारतीय जलवायु के संबंध में हिमालय पर्वत की भूमिका से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का क्या करना है, आपको चयन करना है। तो हिमालय पर्वत एक जल विभाजक की भांति का कार्य करता है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये हिमालय रहा, यहाँ से साइबेरिया से आने वाली जो अत्यधिक ठंडी हवा होती है उनको भारत में प्रवेश होने से क्या रोकती है, कौन, हिमालय रोकता है। ये साइबेरिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी पवनें होती है जो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, उनको भारत में आने से क्या है, रोकता है हिमालय। तो जल विभाजक का कार्य करता है बिल्कुल। हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये भी। यहाँ पे वृष्टि छाया हो जाएगी, यहाँ पे क्या बनेगा,
निम्न दाब बनेगा, निम्न दाब बनेगा तो यहाँ पे हिमालय से टकराएगा, हिमालय से टकराने के बाद वो सारी पवनें कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर करके संघनन की प्रक्रिया चालू होगी। संघनन क्या करेगा, वरसाद में परिवर्तन करेगी, यानी कि संघनन से बादल बनेंगे, बादल क्या करेंगे, वर्षा करेंगे। तो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषता उपस्थित है। तो बिल्कुल सही है, अपन ने पहले ही स्लाइड में देख लिया था कि भारत की जलवायु कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कल। भारत में कर्क रेखा के उत्तरी भाग में कम दैनिक तापांतर व वर्षा तापांतर वार्षिक तापांतर पाया जाता है। तो उत्तरी भाग में अधिक तापमान पाया जाता है, अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, और वार्षिक तापांतर में क्या होता है, अंतर होता है। भारत के दक्षिण भाग में उच्च दैनिक तापांतर नहीं, निम्न दक्षिण में क्या होता है, जैसे जैसे कर्क रेखा से दूर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, निम्न दैनिक तापांतर होगा। तो इसमें एक करेक्ट होगा बिल्कुल। निम्नलिखित पे विचार कीजिए और सही कथन का क्या करना है, चयन करना है। मानसूनी जलवायु के क्षेत्रीय विभिन्नता अनेक प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक होती है। तो मानसून अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम पे आता है, तो अलग फसलों के क्या होता है, सहायक होता है। मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में वृद्धा अपरदन की समस्या को उत्पन्न करता है कि कभी भी वर्षा हो जाती है। मानसून प्रस्फोट का मतलब होता है अचानक वर्षा हो जाती है। तो हिमालय के क्षेत्र में क्या हो जाता है, मृदा अपरदन, यहाँ लैंडस्लाइड कहते हैं इसको, यानी कि भूस्खलन कहते हैं। यहाँ मैदानी क्षेत्रों में बरसात होती है तो ये अपने साथ मृदा को क्या ले जाता है, बहा कर ले जाता है। भारतीय जलवायु की विभिन्नता के कारण यहाँ के भोजन, वस्त्र और आवास में विविधता पाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इस क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने वाले प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं? तो जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन से होते हैं? अक्षांश होते हैं, समुद्र से दूरी, वायुदाब होते हैं। देशांतर का यहाँ कोई रोल नहीं होता, ऊंचाई होती है। इनके अलावा महासागरीय धारा भी होती है, महासागरीय धारा भी होती है और वायुदाब भी होता है। तो ये 6 प्रमुख कारण होता है। 5 तो यहाँ पे 4 यहाँ पे दिए हुए हैं। एक महासागरीय धारा ही होता है और उच्चावच लक्षण होता है। 2 नोट कर लेना, उच्चावच लक्षण भी होता है और महासागरीय धारा भी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। तो 3 नंबर गलत है और बाकी सही है, 1, 2, 4 और 5। भारतीय वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। तो वर्षण यानी वर्षा के संबंध में आपको क्या बताना है, सही कथन बताना है। तो पहला कथन क्या दिया हुआ है, हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होती है। हिमालय पे क्या होता है, जमा हुआ क्या होता है, हिम होता है, यानी कि बर्फ होता है। तो इसमें बूंदे गिरेगी तो इसका वर्षा किस टाइप होगी, तो हिमपात के रूप में। तटीय तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा शरद ऋतु के आरंभ में होती है, बिल्कुल करेक्ट है। और उत्तरी मैदान में वर्षा की एकमात्र पश्चिम में से पूर्व की ओर घटती है, नहीं पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करती है, घटती जाती है। ऐसे वर्षा यहाँ पे ज़्यादा होगी मेघालय में, फिर यहाँ पे घटती जाएगी और राजस्थान में बिल्कुल पूर्णतः क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। तो यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। स्टेटमेंट गलत, तो 1 और 2। एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में जलवायु किस टाइप की पाई जाती है, तो इसमें दक्षिण एशिया में और दक्षिण पूर्वी एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, पश्चिम एशिया में नहीं पाई जाती है। 1 और 3। नीचे दिए गए कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पे क्या दिया, मौसम एक विशेष समय क्षेत्र वायुमंडल की अवस्था में को बताता है, बिल्कुल सही है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की एक विशाल क्षेत्र की मौसम में अवस्थाओं की विविधता को औसत योग है। जलवायु क्या करती है, एक साल में जो घटनाएं होती है उसको दर्शाती है। मौसम तथा जलवायु दोनों के तत्व एक ही होते हैं, बिल्कुल सही होता है, यह भी डी है। मानसून के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब शब्द से हुई है। अरब शब्द मौसम शब्द से किसकी हुई है उत्पत्ति, मानसून की हुई है। इसका पहली बार उत्पत्तिकर्ता कौन है, इसको पहली बार इस मानसून को
डिस्कवर यानी कि इसको पता लगाने वाला लोग आदमी कौन था, उसका नाम था अल मसूदी। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। एक वर्ष में जितनी भी घटनाएं होती है वायु संबंधी परिवर्तन की, वो सभी किसमें आती है, मानसून में आती है। तो ए और बी। नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक होती है, बिल्कुल होती है। चेन्नई यहाँ पे तमिलनाडु में पड़ता है, तो ये लौटते हुए मानसून का परिणाम होता है चेन्नई में बरसात होने का। चेन्नई में लौटते मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें एक और दोनों सही है। आगे क्वेश्चन, वी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत दिया जो संबंधित है। पी कोटेश्वरम जो राजस्थान के भूगोल करता है, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, वो किस पर आधारित है, तो मानसून की उत्पत्ति पर क्या दिया था, पी कोटेश्वरम ने अपना सिद्धांत दिया था। उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है, तो उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें कहाँ पे करती है बरसात है, ये बरसात आती है, तो ये तमिलनाडु के कोरामंडल तट पर। भारत के किस राज्य में सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून कौन से राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, तो केरल राज्य में सबसे पहले यहाँ पे प्रवेश करता है। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसे माना है, तो कोपेन साहब ने वनस्पति को आधार माना है। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है, तो वर्षा को जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण किसने माना है, तो थार्नवेट ने क्या माना था, वर्षा के आधार को माना था। किसमें, जलवायु प्रदेशों को वर्गीकरण का आधार किसको माना था, वर्षा को। और कोपेन ने किनको माना था, वनस्पति को। तमिलनाडु में मानसून के समय महीने कौन से होते हैं, तमिलनाडु में कौन से महीने में मानसून आता है, तो लौटता हुआ मानसून होता है यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर में लौटता है मानसून, तो यहाँ पे अक्टूबर में पूरे भारत में लौट जाता है, तो शुरुआत कहाँ से होती है, अपने तमिलनाडु से होती है। निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय समाना जलवायु को इंगित करता है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु को इंगित करता है वो कौन सा हो गया, तो यहाँ पे AW हो जाएगा। तो ये BWHW से अभिप्राय है, तो BWHW से अभिप्राय क्या होता है, तो शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो शुष्क होते हैं उनको क्या कहा जाता है, BWHW। तो आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। कल हम लेके आएंगे आपके मृदा के ऊपर प्रश्न उत्तरी, मृदा या वनस्पति दोनों में एक के ऊपर लेके आएंगे। तब तक लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।